लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में। इसके बारे में एमएस ऑफिस के बारे में एक ऑफिस रिलेटेड वर्क को करने के लिए अगर देखा जाए कि एक ऑफिस से रिलेटेड क्या काम मुझे करना पड़ सकता है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रखा जाता है जो वर्क होता है ऑफिस रिलेटेड, वो होता है किस चीज़ का? डॉक्यूमेंटेशन का। पहला काम क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन का। इस डॉक्यूमेंटेशन के काम में क्या कुछ आता है? तो एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेकर के बुक बनाने तक का सारा काम किस में आता है? डॉक्यूमेंटेशन में आता है। मिसाल के तौर पे मान लो मुझे अपना बायोडाटा बनाना, अपना रिज्यूमे बनाना है, मुझे बुक का कवर पेज बनाना है, मुझे कोई लोगो डिज़ाइन करना है, मुझे कोई लेटर लिखना है, मुझे कोई एप्लीकेशन लिखने हैं, तो ये सारा काम किस में आएगा? डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, तो ये कर लेगा पावर पॉइंट। हाँ ना, नहीं, एक ही बीजीए केवल लगे, आउटपुट तो एक ही चाहिए ना। कर लोगे? अच्छा, सर गए हैं तो कर देना। तो डॉक्यूमेंटेशन में हर तरह का काम आ जाता है। एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेकर के बुक बनाना हो, लोगो बनाना हो, कोई कार्ड डिज़ाइन करना हो, सारा काम किस में आएगा? डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए अब सोच के देखो, किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपको कोटेशन प्रिंट करना हो सकता है, कोई एप्लीकेशन प्रिंट करना हो सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती? बिल्कुल। आपको जॉब ही करना होता है तो जॉब के लिए अपना क्या बनाते हो? अपना सीवी तैयार करते हो। कहाँ करोगे आप? एमएस वर्ड में करोगे। तो ये सारा काम जिसमें कि ईमेल्स का और लेटर से रिलेटेड काम होता है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत करा जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एमएस वर्ड का। किसका? एमएस वर्ड का। चलो बढ़िया। उसी तरीके से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मुझे काम क्या करना है, ऑटोमेशन का काम करना है। क्या काम करना है? ऑटोमेशन का काम करना है, या इनवॉइसिंग का काम करना, बिलिंग का काम करना है, या कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना है मुझे, है ना, मंथली सेल्स रिपोर्ट, वीकली सेल्स रिपोर्ट, एनुअली सेल्स रिपोर्ट, अगर इस तरह का कुछ काम करना हो तो वो काम हम लोग कहाँ करेंगे? गेस करो, कहाँ करेंगे हम लोग? एमएस एक्सेल में करेंगे। इसके बाद अगर मान लो कि हमारी कंपनी का काम है अलग अलग कंपनी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाना, तो अगर हमारे कोई नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं और अपने नए क्लाइंट को मुझे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है कि उनका प्रोजेक्ट हम कितने समय में कंप्लीट करेंगे, उनके प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर्स होंगे, अब ये सारा कुछ मुझे उन्हें क्या करना है? डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको दिखलाना है मुझे। तो कैसे दिखलाएंगे? हम अपनी बात को एक इफ़ेक्टिव तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन बनाने का काम कहाँ होता है? प्रेजेंटेशन बनाने का काम हम लोग सीखते हैं कहाँ पे? एमएस पावर पॉइंट में। कहाँ सीखते हैं? पावर पॉइंट। नेक्स्ट जो काम हमें सीखना होता है वो सीखना होता है डेटाबेस का काम। क्या सीखना होगा? डेटाबेस का। अब डेटाबेस का एक एग्जांपल है। मान लो एक कंपनी में जितने एम्प्लॉई हैं सब लोग एक डेट में तो ज्वाइन नहीं किए होंगे, सब तो एक लेवल पे नहीं काम कर रहे होंगे, अलग अलग लेवल पे होंगे। तो अगर मुझे सारे एम्प्लॉय का पूरा एक डेटा रखना हो, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका डेटा रखना हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स कंपनी के अंदर अभी चल रहे हैं सबका अभी डेटा रखना हो, तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? ये काम हम कर सकते हैं डेटाबेस के ज़रिए। किसके ज़रिए? हाँ, तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे डीबीएमएस का काम। क्या सीखेंगे? डीबीएमएस। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीबीएमएस, एक्चुअल में इसको बोलेंगे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एमएस एक्सेस का। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है एक ऑफिस के अंदर वो होता है क्या? मेलिंग का काम होता है। क्या काम होता है? मेलिंग का काम होता है। और जो मेलिंग का काम होता है, जैसे मान लो आप किसी भी ब्रांच में काम कर रहे हो, आप अपने सीनियर को, अपने बॉस को
क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे कि आज आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक हुआ। तो अगर हम अपने सीनियर को रिपोर्ट करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, MS आउटलुक का। तो इस तरीके से 5 तरह के काम हमें एक ऑफिस के अंदर करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन का, जिसके लिए MS वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। दूसरा ऑटोमेशन, इनवॉइसिंग का काम, रिपोर्टिंग का काम, जिसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल का। तीसरा प्रेजेंटेशन का, जिसके लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। चौथा DBMS का, जिसके लिए एक्सेस का यूज़ करेंगे। पांचवा मेलिंग का काम, जिसके लिए आउटलुक का यूज़ करेंगे। और इन पांचों काम को करने के लिए, या एक ऑफिस रिलेटेड सारे काम को करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है तो जानते ही होंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन बनाया और उस ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन का नाम क्या रखा, MS ऑफिस। ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन का नाम क्या रखा, MS ऑफिस। तो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन को क्या पैकेज बोल सकते हैं? जवाब है यस, आप पैकेज बोलोगे। तो MS ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। MS ऑफिस क्या है, पैकेज है, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल करके एक ऑफिस रिलेटेड सारे काम को किया जा सकता है। अब रही बात कि एक ऑफिस रिलेटेड सारा काम में क्या क्या आ जाएगा, तो वो भी हमने डिटेल में समझा। डॉक्यूमेंटेशन का काम आएगा, ऑटोमेशन रिपोर्टिंग का काम आ सकता है, प्रेजेंटेशन का काम आ सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम आ सकता है, या फिर मेलिंग का काम आ सकता है। अब इसमें से एक एक करके हम लोग इन सारी चीज़ों को पूरे डीपली सीखने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन का काम सीखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, MS वर्ड का। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो हम ये टाइप करके आपको समझा रहे हैं, वो भी कहाँ टाइप कर रहे हैं, देखो पहचानो तो। ये भी हम लोग कहाँ भी टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड। तो मुझे कोई भी अच्छा सा नोट्स बनाना हो, बुक बनाना हो, इसके लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि MS वर्ड में हमें क्या कुछ आना चाहिए, या क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, राइट? नहीं, या MS वर्ड हम किस पर्पज से यूज़ करते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए MS वर्ड में क्या है, MS वर्ड में कुछ टूल्स दिए गए हैं, कुछ कमांड दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम लोग इन सारे काम को करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि MS वर्ड में मुख्य रूप से हमें क्या करना आना चाहिए, तो मुख्य रूप से टास्क और प्रोजेक्ट दैट हैव टू डू MS वर्ड। अगर मुझे MS वर्ड सीखना है और ये समझना है कि MS वर्ड मुझे आता है अच्छे से, तो इसके लिए मुझे कुछ टास्क करना आना चाहिए, किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर, है ना। अब MS वर्ड में क्या कुछ काम हमें आना चाहिए करना, प्रोजेक्ट किस तरीके का आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के नाम पे सबसे पहला हमें लेटर लिखना आना चाहिए। कोई भी अगर एप्लीकेशन, सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है कि मुझे क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, सबसे पहला चीज़। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, मुझे रेज्यूमे अपना बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेज्यूमे बनाना आना चाहिए। चलो ये भी सही बात है, बहुत बेसिक काम है। नौकरी चाहिए किसी को तो अपना रेज्यूमे तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो लिखना पड़ता ही होगा, लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लिखना हो गया, तो रेज्यूमे बिल्ड करना हो गया। और क्या हो सकता है, हाँ और क्या हो सकता है, तो सर्टिफिकेट भी बनाना हो सकता है। मान लो मुझे कोई एक सपोज़ हमारा एक इंस्टीट्यूट है और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमें सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल थे ही बैठे हुए, तो इन महोदय को मान लो सर्टिफिकेट देना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें सर्टिफिकेट देना होता है, तो सबका सर्टिफिकेट तो एक ही रहेगा ना, सिर्फ डिटेल अलग अलग रहेगा। सर्टिफिकेट का जो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मेट है, वो तो सबके लिए अलग अलग होगा या सेम रहेगा। सिर्फ
सर डिटेल अलग अलग रहेगा अलग अलग स्टूडेंट्स का। बहुत बढ़िया। तो सर्टिफिकेट हम लोग अगर डिज़ाइन करना चाहें कहाँ कर सकते हैं? MS वर्ड में कर सकते हैं, अच्छी बात। सर्टिफिकेट के बाद फिर क्या बना सकते हैं हम लोग? मान लो हमें एक एडमिशन फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है? तो क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। कहाँ पे? MS वर्ड के अंदर। चलो ये भी सही है कि हम एक एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा अगर कोई लोगो बनाना हो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अच्छा, कहीं भी आपने सुना होगा कि अच्छा आप फलाने ऑफिस में काम करते हो, फलाने जगह पे काम करते हो, तो अगर आप अपने कंपनी के अपने ऑफिस के लेटर हेड पे लिखवा करके लेके आओ तो ये वैलिड माना जाएगा, राइट? तो अगर मुझे कंपनी का क्या बनाना है? लेटर हेड बनाना है, क्या हम बना सकते हैं? हाँ, कहाँ बना सकते हैं? MS वर्ड में बहुत ही आसानी से लेटर हेड तैयार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। आप उसके बाद सुने होंगे ID कार्ड का, अगर कोई एम्प्लॉई है या कोई स्टूडेंट है सबको ID कार्ड मिलेगा। तो ID कार्ड क्या हम बना सकते हैं यहाँ पे? हम बहुत ईजिली बना सकते हैं ID कार्ड भी। अच्छा ठीक है, ID कार्ड बना लिए। अब उसके बाद आप कभी भी अगर देखते होगे कि कोई भी बंदा आता है मार्केटिंग के पर्पज़ से तो अपना वो एक कार्ड छोड़ करके जाता है, जिस कार्ड में उसका नाम, उसका प्रोफेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये सब लिखा हुआ रहता है। क्या बोलते हैं उसको? विजिटिंग कार्ड। बहुत बढ़िया। क्या बना सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग विजिटिंग कार्ड। नहीं, अब अगर मान लो कि हमारा कोई बिजनेस पर्पस है और हम अपने क्या करना चाह रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को कोई एक क्या देना चाह रहे हैं, कोटेशन देना चाह रहे हैं। जब मुझे कोई बिज़नेस किसी के साथ करना होता है तो बिज़नेस में वो बेसिकली मान लो कोई किसी ने टेंडर डाला, क्या डाला? टेंडर डाला किसी भी काम के लिए। सपोज़ एक कॉलेज है जहाँ की 200 कंप्यूटर लगा हुआ है, 200 कंप्यूटर का मेंटेनेंस के लिए उसने टेंडर डाला कि जो सबसे कम पे बिड करेगा उसको टेंडर मिलेगा। अब मान लो मुझे वहाँ पे अपना कोटेशन देना है कि हम इस रेट पे आपका काम कर सकते हैं, तो ये कोटेशन कहाँ तैयार कर सकते हैं हम लोग? MS वर्ड में, है ना? तो जो भी इस तरह का एप्लीकेशन हो, कोटेशन हो, सब कहाँ बनाया जा सकता है? MS वर्ड में। सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो एप्लीकेशन और कोटेशन के लिए किया जाता है। बाकी सब जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन, कोटेशन और रिज्यूमे के अलावा वो सब काम के लिए स्पेशल, हाँ स्पेशल अलग एप्लीकेशन यूज़ होता है। लेकिन हम मजबूरी में यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं अगर बहुत हमारे पास सोर्स नहीं है तो। लेकिन जैसे ख़ास तौर से बात किया जाए लोगो डिज़ाइन, तो इसके लिए कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? प्रोफेशनल अगर लोगो बनाना है तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोरल ड्रॉ का। जो सर्टिफिकेट हम लोग देखते हैं वो भी कहाँ बना सकते हैं? कोरल ड्रॉ में। लेकिन और भी यहाँ है कि आप एक छोटे लेवल पे बना सकते हो अगर आपके पास उतना स्किल नहीं है तो। अब आप देखे होंगे कि बहुत जगह पे आप रोड पे ही जा रहे होते हैं, कोई मार्केटिंग वाला जो बंदा है वो आपको किसी इंस्टीट्यूट का या किसी भी ऑफिस का क्या करता है? पैम्पलेट देता है, तो हैंड बिल देता है। उस तरह का हैंड बिल भी आप कहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं? एक और ऑप्शन सोच के बताओ जो हम लोग वर्ड में कर सकते हैं। 10 पूरा हो जाएगा। बना सकते हैं ना? हाँ, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह के लिए यहाँ सही नहीं है, उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ताम झाम चाहिए। उसके लिए कोरल ड्रॉ बढ़िया है, या उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन आता था जिसका नाम है इंस्टेंट आर्ट। क्या नाम है उसका वो भी सुन लो। क्या नाम है? हाँ, ये स्पेशली बनाया ही गया था ग्रीटिंग कार्ड के लिए, इंस्टेंट आर्ट। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, मतलब एक क्लिक करके आप सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते थे। इंस्टेंट आर्ट को ऐसा डिज़ाइन किया गया था। तो क्लियर है? तो बुक वगैरह बनाना भी हो तो कहाँ बना सकते हैं हम लोग? तो ये कम से कम मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो कितना मेरे पास आना चाहिए? कम से कम 10 तो चीज़ करना आना चाहिए। अगर इतना कर लेंगे तो समझ लो कि एक अच्छा कंट्रोल हो जाएगा हमारा किसके ऊपर? MS वर्ड के ऊपर। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट्स की। अब मुझे बात करनी है एक्टिविटीज़ का कि इसमें क्या कुछ हमें आना चाहिए, या ऑप्शन का
है ना। इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ MS वर्ड MS वर्ड का वो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। क्या बता सकते हैं? अब देखो इसके जितने भी ऑप्शन है बच्चा, उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। आप देखो यहाँ पे है होम, होम के बाद क्या है इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो अगर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में शुरुआत कहाँ से की जाए? अगर फाइल से की जाए तो बुरा नहीं रहेगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल में इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्या क्या होगा? कौन बता सकता है, बोलो। फाइल में अगर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ हो सकता है? हाँ, क्या? फाइल, बहुत बढ़िया, फाइल सेव करना और फाइल को प्रिंट करना, और हाँ बहुत बढ़िया, और फाइल को क्या करना? इनक्रिप्ट करना। क्या? इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, मतलब लॉक करना फाइल को। और कुछ? और ऑटो करेक्ट नहीं होगा क्या? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्या? ऑटो करेक्ट तो आना चाहिए, ऑटो करेक्ट आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? कस्टमाइज, कस्टमाइज रिबन, ये आना चाहिए। अब जैसे इसमें से कोई ऑप्शन मुझे गायब करना है, कोई ऑप्शन लाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कस्टमाइज रिबन का। अब जैसे DC आ रहा है, या DC आना चाहिए क्या? जनरली तो नहीं आना चाहिए, हमने बनाया होगा इसलिए आ रहा है, नहीं तो DC रहता थोड़ी है। कैसे गायब करेंगे इसको? ऑप्शन में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? कस्टमाइज, कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। यहाँ से किसको गायब करना है? मुझे DCA को गायब करना है। तो क्या यहाँ से गायब करा जा सकता है? देखो गायब हो गया। तो कोई भी यहाँ से टैब को हम हटा सकते हैं या ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज रिबन। तो ऑटो करेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर है डिस्प्ले। ये भी बड़ा काम का है, बताए होंगे पहले। बताओ एक इसका यूज़ केस। मान लो बैकग्राउंड हम प्रिंट करना चाहते हैं, क्या बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होता है? नहीं। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन का। इसके अलावा इसमें क्या एक होता है? इनेबल मैक्रो। क्या होता है? या फिर उसके लिए अगर मेन ऑप्शन बोलो तो ट्रस्ट सेंटर। क्या होता है? ट्रस्ट सेंटर। किसका इस्तेमाल करना है? ट्रस्ट सेंटर। ये किसके लिए होता है? स्पेशली इनेबल करने के लिए। किसको? मैक्रो को इनेबल करने के लिए। तो अगर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो ये रहा आपका फाइल के इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। अब अगर फाइल के बाद मैं बात करूं तो फिर क्या है? होम। होम के इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें तो कहाँ से शुरुआत होती है बता? इसमें आप शुरुआत कर सकते हो पेस्ट स्पेशल से। पेस्ट स्पेशल से। नॉर्मल पेस्टिंग तो सबको आता ही है, कट कॉपी पेस्ट अगर नहीं आता है तो उसको भी लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग? फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट रख सकते हैं क्लिप बोर्ड। क्या रख सकते हैं? क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्या रख सकते हैं हम लोग? फिर फॉन्ट रख सकते हैं। ये पूरा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी फॉन्ट में, है ना। फॉन्ट में सब कुछ आ जाएगा। फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। स्पेशल, सबके बीच गैप दे दो। ये लाल पीला जो हो रहा है ना, बंद हो जाएगा। रेड होने का मतलब क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है ना। स्पेशल इफ़ेक्ट अगर कुछ डालना है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं।
तो फॉन्ट पे ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ें तो देख, फॉन्ट के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या कुछ आना चाहिए अपने को, तो पैराग्राफ में आना चाहिए हमें लाइन स्पेसिंग। क्या आना चाहिए, लाइन स्पेसिंग सेट करना। फिर क्या आना चाहिए, अलाइनमेंट। क्या आना चाहिए, अलाइनमेंट। और क्या हो सकता है, हाँ, पैराग्राफ में उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग। क्या, बुलेट एंड नंबरिंग। और फिर क्या आना चाहिए, बॉर्डर। तो पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। चल, पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या आना चाहिए, स्टाइल। स्टाइल के बाद अगर बात करें तो क्या आना चाहिए, फाइंड एंड रिप्लेस। खोजो और उसको बदलो, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके आगे की बात करें तो फिर क्या आना चाहिए अपने को, इसकी कहानी इंसोल्ड मतलब ख़त्म। अब क्या, इंसर्ट। इंसर्ट में क्या कुछ आना चाहिए अपने को, तो इंसर्ट में हमें सबसे पहला, इंसर्ट में क्या देखा था हमने, कवर पेज। क्या आना चाहिए, कवर पेज। अब कवर, हाँ क्या, होम में कहाँ पे, ये इसकी बात करिए, स्टाइल में तो लिख ही दिए, स्टाइल ही में तो सब जाएगा, स्टाइल ही में तो जाएगा। अब यहाँ कवर पेज की अगर हम बात करें तो कवर पेज में दो काम हमें आना चाहिए। क्या क्या, कवर पेज में दो, एक कवर पेज को लगाना है, कवर पेज को बनाना है। तो एक क्या आना चाहिए, चेंज, और दूसरा क्या आना चाहिए, क्रिएट। इसका मतलब कवर पेज बदलो और कवर पेज बनाओ, दोनों चीज़। अच्छा ठीक है, कवर पेज बनाना भी आना चाहिए और कवर पेज बदलना भी आना चाहिए। ऑल राइट, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ब्लैंक पेज। क्या आना चाहिए, ब्लैंक पेज। अब सोचो ना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पेज अभी भरा नहीं है, मुझे नया पेज चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे, ब्लैंक पेज। और उसके बाद क्या है, पेज ब्रेक। ये ऑलमोस्ट दोनों एक ही तरीके से काम करता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये पेज ब्रेक क्या करेगा कि जहाँ पे कर्सर है, बाकी सारे कंटेंट को अगले पेज में लेकर के चला जाएगा, है ना। अब ब्लैंक पेज क्या करेगा, जहाँ है आपका कर्सर उसके बाद एक ब्लैंक पेज ऐड कर देगा। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है कि आपको एक नया पेज मिल जाता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, टेबल। ये बड़ा काम का और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैंने दिखाया भी था आपको। नेक्स्ट क्या है, टेबल। अब टेबल में बहुत कुछ करना होता है मुझे। टेबल में मुझे इंसर्ट करना हो सकता, ड्रॉ करना हो सकता, मर्ज करना हो सकता, स्प्लिट करना हो सकता है ना। इसकी फॉर्मेटिंग हो सकता है करना, क्या हो सकता है, फॉर्मेटिंग चेंज करना हो सकता है। इसके ऊपर कैलकुलेशन, टेबल में बेसिकली क्या रहता है, डेटा रहता है। अब डेटा पे क्या करना होगा, रिपोर्ट बनाना होगा उन डेटा का यूज़ करके, तो उस पर हमें कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, तो कैलकुलेशन भी हो सकता है। अच्छा ठीक, तो टेबल में हमें कम से कम टेबल इंसर्ट करना, टेबल ड्रॉ करना, टेबल को मर्ज करना, टेबल को तोड़ना, फिर फॉर्मेटिंग करना टेबल का, टेबल पे कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये बस हम लोग सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें आनी ही चाहिए कम से कम। हाँ, अगर जो नहीं आता है वो पूछना, हम बताते चलेंगे हर एक चीज़ नहीं। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं इलस्ट्रेशंस का। इलस्ट्रेशन मतलब कुछ उदाहरण होता है, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ इलस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा, इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को इलस्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखो, जब हमें किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट करना हो, डेमोन्स्ट्रेट करना हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, इमेज का, फोटो का।
नहीं, किसी को हमारा ब्रेन स्पेशली किस चीज़ को बहुत इजीली प्रोसेस करता है, या यूँ कहो कि हर एक चीज़ को अल्टीमेटली आखिरकार वो इमेज के रूप में ही प्रोसेस करता है। जैसे किसी दोस्त का नाम ही हम सुनते हैं तो नाम को ब्रेन नहीं प्रोसेस करता है, नाम से सीधा उसका पहले फेस आता है, अच्छा वो उसकी बात हो रही है, नहीं। तो बेसिकली हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है किसको, इमेजेस को, फोटोज़ को। तो इलस्ट्रेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है फोटो का, चार्ट का। तो इसलिए देख रहे हो कि इलस्ट्रेशन में क्या है, पूरी कहानी चार्ट और फोटो के ऊपर ही घूम रही है। ये हुआ कि फ़ोटो को कहीं दूसरे जगह से लेकर के आओ जहाँ पे हमने रख रखा है। इसका मतलब है कि जो MS वर्ड के अंदर स्टॉक इमेज है, मतलब MS वर्ड के अंदर ही जो जमा करके रखा गया फ़ोटो है, उसको लेकर के आना है। तो क्या यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे क्लिप आर्ट का। इसका मतलब होता है कि MS वर्ड के पास कुछ शेप है, कुछ पहले से बना हुआ शेप है, उस शेप को यूज़ करके कुछ हमें डिज़ाइन करना है। तो उस केस में किसका यूज़ करेंगे, शेप का। MS वर्ड के पास पहले से कुछ बना हुआ डायग्राम है, उन डायग्राम का यूज़ करके हमें कुछ डायग्राम बनाना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मार्ट आर्ट का। अगर मान लो कि हमारे पास एक्सेल के शीट में कोई डेटा रखा गया है और उस डेटा के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाऊं, मैं एक चार्ट तैयार करूं, और वो चार्ट कहाँ दिखाऊं, वो चार्ट में दिखाऊं। जैसे मान लो हम एक कोटेशन तैयार कर रहे हैं और एक नए क्लाइंट है, उनके लिए कोटेशन है मुझे। अब जब नए क्लाइंट के लिए कोटेशन दे रहे हैं तो हम दिखा दें कि अभी इस तरह का हम कितने और क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब कितने साल से कर रहे हैं। अब बैठ के पढ़ेंगे, अगर इसे लिख के देंगे तो इतना टाइम है उनके पास, क्यों नहीं ग्राफ के रूप में उनको हम दे देंगे बना करके कोटेशन, है ना, कि हम लास्ट इतने साल से इस तरह के प्रोजेक्ट्स फलाने फलाने क्लाइंट का फलाने ड्यूरेशन में कर रहे हैं, उनका ये अभी कंप्लीशन रेशियो रहा। ये सारा कुछ अगर हम चार्ट के थ्रू उनको बना के दें तो उनके लिए समझना या डिसीजन लेना क्या होगा। तो इलस्ट्रेशन का यूज़ मेनली किया जाता है किसी भी कंटेंट को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने के लिए। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पिक्चर। अब पिक्चर पे क्या होगा बताओ, पिक्चर को इंसर्ट करना, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉप करना, काटना, फिर क्या करना, बैकग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड रिमूव करना, फिर इसको क्या करना, रोटेट करना, क्या करना, रोटेट करना, 3D इफेक्ट डालना उस पर, 3D या डिफरेंट इफेक्ट डालना है ना, अप्लाई इफेक्ट, अलग अलग इस पे इफेक्ट डालना, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपके लिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें है शेप। क्या है, शेप। शेप से क्या कर सकते हो आप, ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ और इंसर्ट शेप टू बिल्ड सम डिज़ाइन और लोगो। और आप कोई लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हो, कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाह रहे हो, इस तरह का कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट आप बनाने की सोच रहे हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, शेप को लेकर के कर सकते हो। तो शेप का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। शेप के बाद नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट। चलो ये भी ठीक है, अगर मुझे कोई एक प्रोग्रेस चार्ट बनाना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोई एक ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना है कि रूट पे ये रहेगा, उसके अंडर में रहेगा, उसके इतने ब्रांचेस होंगे, अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, जैसे हमने ड्रॉ करके देखा भी था, शायद किसका बनाए थे, कंप्यूटर फंडामेंटल का बनाए थे। तो उस तरह का कुछ अगर ट्री लाइक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते, हाँ कर सकते। किसका यूज़ करके, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट। तो फिर क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, फिर इसमें क्या होगा, ऐड नोड, इसमें नोड को जोड़ना हो सकता है, क्या हो सकता है, रिमूव नोड, नोड को हटाना हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, फॉर्मेट नोड, नोड को की फॉर्मेटिंग चेंज करना हो सकता है, चेंज टेक्स्ट चेंज करना हो सकता है नोड का। ये सारा काम किस में करना पड़ेगा मुझे,
स्मार्ट आर्ट में। अच्छा, इतना करने के बाद फिर क्या है, चार्ट। क्या है, चार्ट की बारी है। तो चार्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। किसको, चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, चार्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कुछ स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। अप्लाई सम, कुछ स्पेशल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लाइक 3D वगैरह का लुक देना हो तो अप्लाई कर सकते हो चार्ट के ऊपर। इसके बाद बारी आती है लिंक्स की। किसकी, लिंक की। तो लिंक में सबसे पहला नाम आता है किसका, हाइपर लिंक का। अब हाइपर लिंक का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस हमने देखा था, याद होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसके साथ, विथ वेबसाइट। अब जैसे मान लो कि हम एक नोट्स तैयार कर रहे हैं SQL का या MS वर्ड का। हम चाहते हैं कि बच्चा लोग SQL या MS वर्ड इंस्टॉल करेगा तब ना प्रैक्टिस कर पाएगा इस पर। तो इंस्टॉलेशन के लिए वो कहाँ ढूंढेगा इंटरनेट पे। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे दें, इस पर क्लिक करें और MS वर्ड इस पर इंस्टॉल हो जाए, कितना बढ़िया रहेगा। तो जो हमारा नोट्स पढ़ रहा है उसके लिए आसान होगा, बस एक सिंगल क्लिक किया, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। तो इस तरीके का अगर लिंक देना चाहें तो हम किसके ज़रिए दे सकते हैं, हाइपर लिंक के ज़रिए। अब जैसे कि कोई बच्चा अभी मेरा MS वर्ड पढ़ रहा है और उसको MS एक्सेल भी पढ़ना है, अब यहीं पे एक्सेल के लिए लिंक दे दें ताकि एक्सेल वाला जो हमारा नोटबुक है ओपन हो जाए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलें क्या, लिंक विथ अदर फाइल, दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। अब मान लो कुछ बच्चा ऐसा है जो दिन दिन भर बैठ के पढ़ता है। अब जैसे इसमें से एक सलोनी भी है, अब ये सब कुछ सीख रही है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसको कंप्लीट अथॉरिटी दिया जाए कि अगर ये वेब डेवलपमेंट सीखना चाहे तो उसके लिए एक अलग फोल्डर मेरे पास बना हुआ है, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहे तो उसके लिए अलग बना हुआ है, बेसिक ADC या DCS सीखना चाहे तो उसके लिए एक अलग फोल्डर बना हुआ है, उसमें अलग अलग स्टडी मटेरियल्स रखा हुआ है। तो इसको अलग अलग ऑप्शन में दे दूँ वहाँ पे कि अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो इस पर क्लिक करो, साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक फोल्डर ही खुल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल्स दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, लिंक टू अ फोल्डर, किसी फोल्डर के साथ ही लिंक कर दो। फाइल फोल्डर में अंतर समझते हो ना, फाइल इज जस्ट लाइक योर नोटबुक, वेयर एज फोल्डर इज जस्ट लाइक योर बैग where you can store multiple notebooks or even other bag also। बैग के अंदर छोटा बैग नहीं रख सकते, हाँ। तो फोल्डर क्या हुआ, जस्ट लाइक योर बैग, जहाँ कि आप दूसरे बैग को या किसी नोटबुक को रख सकते हो। लेकिन फाइल क्या है आपका, जस्ट लाइक योर नोटबुक वेयर यू कैन राइट समथिंग, है ना। तो आप लिंक कर सकते हो किसी वेबसाइट से, किसी दूसरे फाइल से, किसी फोल्डर से, और कुछ, हाँ, या फिर पेज के साथ, लिंक टू अदर पेज ऑफ द सेम फाइल के दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो एक नोटबुक है मेरा 1000 पेज का, अब कोई चाहता है कि हम आखिरी वाले पेज पे चले जाएं तो परेशानी होगी उसको, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके किसी भी चैप्टर पे मूव कर सकता है। हाँ, यहाँ भी काम कर सकता है हाइपर लिंक अपना। हाइपर लिंक के बाद जो सेकंड है आपके लिए वो है बुक मार्क। ये क्या है, बुक मार्क। अब इसका काम क्या होता है, अब देखो कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप कोई बुक पढ़ रहे होगे या कुछ भी आप वैसे नॉवल पढ़ रहे होगे, तो क्या होता है कि आप पूरा का पूरा एक दिन में तो कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो जितना आपने पढ़ा आप ये चाहते हो कि उसके आगे का जो कंटेंट है अगले दिन आप वहाँ से कंटिन्यू करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस मार्क करके उसे रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ तक का पढ़ाई किया हुआ है, ताकि कल इसके आगे से मुझे रिज्यूम करना है, स्टार्ट करना है। अब ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ न तो माचिस का तिल्ली लगा देते हैं, पेपर का कटिंग ही डाल देते हैं, ताकि हम ईजिली क्या कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें कि मुझे इसके आगे अब कंटिन्यू करना है। तो ये जो आपने माचिस का तिल्ली लगा दिया, पेपर का कटिंग डाल दिया या पेज को फोल्ड कर दिया, वो क्या है, किसका OS क्रप्ट है।
तो सर्वर है ना, तो काला करप्ट करेगा, उसी पे कॉन्फ़िगर कर लो। क्या नीतीश जी हैं तो बोलो ना, साथ में हिंट करेंगे, नहीं तो हम आते हैं इन लोग को छोड़ के तब बताएंगे। एडीडीएस तो रिमूव नहीं होता है, पहले डिमोट होता है। पहले जाओ डिमोट करो तब रिमूव करो। वैसे हुआ इसीलिए बोले सिस्टम बुलाया है, इसीलिए कि क्या करें हम कहते हैं नीतीश का बैठा। तो बुकमार्क हमें क्या करना हो सकता है, क्रिएट करना हो सकता है, और बुकमार्क पे क्या करना हो सकता है, मुझे जंप करना हो सकता है। क्या करना हो सकता है, बुकमार्क में दो ही काम करना है, बनाओ और वहाँ पे जंप करो, है ना। ठीक है, अभी तक नहीं पहुँचे। अब बुकमार्क के बाद फिर क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्या है, क्रॉस रेफरेंस। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें किसका, क्रॉस रेफरेंस का, तो क्रॉस रेफरेंस बेसिकली यूज़ किस पर्पस से किया जाता है। रेफरेंस मतलब क्या होता है, किसी का पता, किसी का एड्रेस, यही ना। अब मान लो कि एक बुक है, आप बुक का इंडेक्स तो देखे होगे, इंडेक्स पेज देखे होगे, पहला पेज होगा, उसमें क्या रहता है कि फलाना चैप्टर इतने नंबर पेज से शुरू है, फलाना चैप्टर इतने नंबर पेज से शुरू है। तो वो जो आप इंडेक्स पेज देख रहे हो, वैसा ही एक इंडेक्स पेज यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे उस इंडेक्स पे क्लिक करें तो हमें डायरेक्ट उस पेज पे जंप करवा दे जिस पेज में वो चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किसकी मदद से? क्रॉस रेफरेंस की मदद से। किसकी मदद से? क्रॉस रेफरेंस की मदद से। तो बेसिकली क्रॉस रेफरेंस में हम लोग को क्या करना होता है, क्रॉस रेफरेंस को क्रिएट करना होता है और फिर इसे हमें यूज़ करना होता है। बस दो ही काम करना है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं। क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम यहाँ पे लिंक एक क्रिएट कर देते हैं कि फलाना चैप्टर फलाने पेज नंबर पे है। इसको हमने करके भी दिखाया था, नहीं तो फिर से एक बार हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, मेनली यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, मेनली यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग। मेनली इसका यूज़ किस पर्पज से करते हैं हम लोग? इंडेक्सिंग के लिए करते हैं। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हेडर फुटर। क्या है? हेडर एंड फुटर। अच्छा, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, जानते हो? हाँ, पेज के जो बॉटम एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं? फुटर। और पेज का जो टॉप एरिया होता है वो क्या होता है? हेडर होता है। तो हेडर और फुटर। अब टोपी को जूता और जूते को टोपी बोलेंगे तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। हाँ, नहीं होना है। तो हेडर कहने का मतलब टॉप ऑफ द पेज, मतलब टॉप सेक्शन ऑफ द पेज। फुटर कहने का मतलब बॉटम सेक्शन या बॉटम एरिया ऑफ द पेज। तो देखो बेसिकली होता क्या है, कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम या कंपनी का कोई पंचलाइन है, स्लोगन जिसे कहते हैं, अगर वो हम चाहते हैं कि सारे पेजेस पे डला हो तो उसको हम कहाँ डालेंगे? हेडर या फुटर में। हेडर या मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो हम चाहते हैं हर पेज में अपने आप आ जाए। जैसे एक नया पेज लें तो उसमें भी अपने आप आ जाए, मुझे वहाँ डालना ना पड़े, तो उसको हम किससे डालेंगे? हेडर एंड फुटर में डाल देंगे। हेडर एंड फुटर में डालने का बेनिफिट ये मिलेगा कि इवन कि अगर कोई नया पेज भी आप लोगे ना तो उसमें वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें अलग से उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको आप ईच एंड एवरी पेज में रखना चाह रहे हो उसको किस में डालोगे? हेडर एंड फुटर में डालोगे, कोई भी ऐसा चीज़। तो हेडर फुटर में हमें क्या करना है? दो चीज़ करना हो सकता है, इंसर्ट करना हो सकता है और क्या करना हो सकता है? मॉडिफाई, चेंज करना हो सकता है। अब हेडर फुटर में भी हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे जो बेसिकली नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। अगर मान लो कि एक डॉक्यूमेंट में मेरे पास 5 पेज है तो पाँचों का हेडर फुटर अलग अलग रख सकते हैं क्या? नहीं, एक का चेंज करोगे सबका चेंज हो जाता है। लेकिन क्या हम पाँचों पेज का हेडर और फुटर अलग अलग रख सकते हैं? जवाब है हाँ, रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे
एक अलग ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट में, और इसको कहा जाता है सेक्शन ब्रेक। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ हम लोग यूज़ सीखेंगे जब हम लोग ब्रेक सीखेंगे ना, ये वाला ऑप्शन, तब जा कर के हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं। क्या अभी हम बताए, समझ में आया कितने % लोगों को? हमने क्या बताया कि सेक्शन ब्रेक क्यों यूज़ करेंगे? तुम समझे? फिर से बोलना। हेडर एंड फुटर को चेंज करने के लिए, तो चेंज तो ऐसे भी हो जाता है, फिर सेक्शन ब्रेक क्यों? क्योंकि वो हर पेज में अगर चेंज करेंगे तो हर पेज में चेंज होगा। हाँ, बोलो कि पेज में हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट कॉमन होगा सारे पेजेस के लिए, लेकिन सपोज करो कि मेरे डॉक्यूमेंट में 5 पेज है और मुझे हर पेज में हेडर अलग अलग रखना है, तो ये इस काम को करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल। इसका मतलब समझ तो गई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, फिर भी कोशिश तो की। तो आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो एक्सप्लेन कर पाओगे। चलो, तो हेडर फुटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पेज नंबर। पेज नंबर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब सोचो ना कि 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर दें, अब प्रिंट करने के बाद सारा पेज मिक्स कर दें, अब बाद में मिला के देखना पड़ेगा अच्छा किसके बाद क्या आया है। लेकिन अगर पेज में नंबर डला हुआ है तो परेशानी होगी, आराम से अरेंज कभी भी करा जा सकता है। तो पेज नंबर क्या आना चाहिए मुझे? इंसर्ट करना आना चाहिए या फिर चेंज करना आना चाहिए। पेज नंबर के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। देखो, अगर कहीं कुछ लिखना है, जनरली मान लो हमने यहाँ लिखा, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते क्या? नहीं। लेकिन अगर मुझे कहीं भी कुछ लिखना है तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए कर सकते हैं। क्या यहाँ भी हम लिख सकते? नहीं लिख सकते। टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए कहीं भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली हमें क्या दे रहा है? एक राइटिंग एरिया देता है जिस एरिया में हम कहीं भी कुछ क्या कर सकते हैं। मान लो मुझे यहीं पे लिखना तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, बार क्लिक कर देंगे ऐसे ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था, नहीं रखना है भले ही मिटा देंगे, बस ये समझाने के लिए था। तो नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये बड़ा काम का ऑप्शन है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या करना है? टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद इसको क्या आना चाहिए? फॉर्मेट करना आना चाहिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर का कलर चेंज करना है ना, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, ये सारा पार्ट किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट का एक ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। क्या है? ऑटो टेक्स्ट। क्या है? ऑटो। अब देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और इंटरव्यूअर भी इस बात का बहुत अच्छा बेनिफिट लेता है। आपसे पूछेगा ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट के बारे में क्या अंतर है, क्या बता पाओगे? अभी हम लैब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है या नहीं? बस ये बताओ, आ रहा है समझ में? लैब भी करेंगे, लेकिन अभी एक पूरा हम लोग थ्योरी समझ ले रहे हैं, पूरा डिटेल, उसके बाद हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके देखें। तो ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट में क्या अंतर है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हमें शॉर्ट हैंड राइटिंग प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो हमारे वर्ड हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो पैराग्राफ है, या फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो हमारा सेंटेंस है, उसको हम चाहते हैं कि जानबूझ के, अरे कुछ नहीं, डिमोट कर रहा था, हार्ड डिस्क निकाल लिया है। अच्छा, डिमोट करके काम कर, तो डालो ओएस डालो, फिर सर्वर डलवा। तो अगर कोई भी वैसा फ्रिक्वेंटली यूज जो मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में हमेशा जिसे मुझे यूज़ करना होता है, मान लो सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर, या कंपनी का लोगो, या कंपनी का कोई पंच लाइन है जो कोटेशन मार्क है,
वो मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए या फिर कोई ऐसा एक पैराग्राफ या सेंटेंस जो बार बार मुझे लिखना पड़ता है, तो अगर बार बार लिखना पड़ता है, अगर उतना लिखें तो ये टाइम टेकन जॉब होगा, गलती होने के भी चांसेस हैं। तो हम क्या चाहेंगे, बस एक कैरेक्टर में लिखूं और वो पूरा लिखा जाए, पहला चीज़। दूसरा है कि अगर हम एक कैरेक्टर लिखें तो हमें सजेशन दे कि आपको ये लिखना है क्या। अगर हम एंटर कर दें, मतलब उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लें तब तो लिख दे, और सजेशन को अगर डिनाई कर दें तो ना लिखें। तो अगर दोनों में सिमिलैरिटी की बात की जाए, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट कि अगर फ्रिक्वेंटली यूज्ड कोई भी हमारे पास इमेज हो या कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी कोटेशन हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि वो शॉर्टकट, जैसे कि मान लो एक सिग्नेचर ही है, तो सिग्नेचर के लिए जैसे ही मैं एस लिखूं तो सिग्नेचर अपने आप आ जाए। अब मुझे सिग्नेचर नहीं ना करना पड़ा, कैसा रहेगा। अच्छा, तो ये जो अपने आप आ गया, इसको क्या बोलेंगे, ऑटो करेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑटो करेक्ट। लेकिन हम चाहते हैं अपने आप आए नहीं, बल्कि हमें सजेस्ट करे पहले कि आप ये करना चाहते हो क्या। अगर हम एक्सेप्ट करें तब तो हो, और अगर एक्सेप्ट ना करें तो ना हो। ये कैसा रहेगा। तो कोई अगर पूछे आपसे कि ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में क्या अंतर है, तो एक चीज़ बताओगे कि ऑटो करेक्ट में कोई सजेशन नहीं देता है, वो सीधा चेंज करता है, सीधा करेक्शन करता है। और ऑटो टेक्स्ट हमें करेक्शन नहीं करता है, पहले सजेस्ट करता है, सजेशन देता है। अगर हम इसके सजेशन को मानते हैं तब वो चेंज करता है, नहीं तो चेंज नहीं करेगा। तो ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में ये अंतर है। ऑटो टेक्स्ट क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, और ऑटो करेक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करेक्ट करेगा। अब दोनों में देख लो कि आपको ज़रूरत किसकी है, ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट का। बढ़ सकते हैं आगे। तो ऑटो टेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, ऑटो टेक्स्ट एंट्री करनी होगी, और फिर क्या करना होगा, यूज़ करना होगा, बस। अब ये कितने काम का है, समझ में आ रही है बात। अब सोचो कि मुझे एक डॉक्यूमेंट में कहीं हिंदी में सिग्नेचर करना होता है, कहीं इंग्लिश में सिग्नेचर करना होता है। अब बार बार सिग्नेचर करें, इसके लिए हमने अपना डिजिटल सिग्नेचर स्कैन करके रख दिया, हिंदी का और इंग्लिश का। अब कोई जैसे ही HS लिखेगा तो वहाँ हिंट कर देगा हिंदी सिग्नेचर, बस आपको वहाँ पे स्पेस या एंटर बटन दबा देना है, आपका हिंदी सिग्नेचर आ जाएगा। जैसे ही आप लिखे इंग्लिश सिग्नेचर के लिए ES लिखे तो आपको सजेस्ट कर देगा इंग्लिश सिग्नेचर करना है, एंटर कर दोगे इंग्लिश सिग्नेचर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सजेशन, जैसे ही अगर हम मान लो लिखना चाहते हैं हबनेट, हम जैसे ही लिखेंगे HU तो सजेस्ट करेगा हबनेट लिखना चाहते हो क्या। तो इस तरह का जो काम है जो हमें सजेस्ट करे, तो समझ लो क्या यूज़ हो रहा है, ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सजेस्ट करता है और एक चेंज करता है। हाँ, एक सजेस्ट करता है और एक डायरेक्ट चेंज करता है। डायरेक्ट चेंज कौन करता है, ऑटो करेक्ट, और सजेस्ट कौन करता है, ऑटो टेक्स्ट। तो याद रहेगा कल तक। अब ऑटो टेक्स्ट के बाद बारी आती है किसकी, वर्ड आर्ट की। किसकी, वर्ड, क्या लिख रहा हूँ, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के थ्रू क्या कर सकते हो आप, किसी टेक्स्ट को लिख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में, है ना। राइट सम टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल। अगर मुझे कुछ डिफरेंट स्टाइल में टेक्स्ट लिखने हैं जिसपे हम पिक्चर के जैसा उसको ट्रीट कर सकें, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका, वर्ड आर्ट का। हाँ, क्विक पार्ट का ही पार्ट है ऑटो टेक्स्ट, उसी का कहीं कहीं पर डायरेक्ट नाम नहीं दिया रहता है, तो यहाँ क्विक पार्ट है, लेकिन इसमें सीखना है यही ऑटो टेक्स्ट। वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी बताता है कि कौन ऑथर है, कौन फलाना है, कौन ठिकाना। मेन पार्ट इसका यही है, मेन हाईलाइट ही है। डॉक्यूमेंट का बाकी जो प्रॉपर्टीज़ वाला सवाल है, अब क्यों हम स्किप किए समझ लो, वो चीज़ यहाँ दिख जाता है बच्चा। कहाँ दिख जाता है,
एक ही चीज़ को दो दो जगह दिया गया है तो दो बार क्यों टच करेंगे। वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन खिड़की खोलते हैं। तो हम लोग गलत जगह पे गलत टाइम में बैठे हैं लगता है। मौसम तो बहुत अच्छा है। यस सर, इसलिए तो बोल रहे हैं आराम में तो बहुत अच्छा खासा बारिश हो रहा है। बहुत तेज यहाँ नहीं हो रहा, आधा महीना बहुत तेज। अच्छा चलो, वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। क्या है? अच्छा, कहीं स्टोरी बुक में या कहीं न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या है, 2 या 3 लाइन के बराबर इन लार्ज है, बड़ा है, देखे हो पक्का? तो उस इफेक्ट को बोला जाता है ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। अब जैसे अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू रैंड, और उसके बाद क्या डालता हूँ मैं? 5 और मान लो 2। चलो, अब हम चाहते हैं कि ये जो पहला, हालांकि लैब तो एक साथ बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने यहाँ क्लिक किया और अगर इंसर्ट में जाए, ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये कितने लाइन के बराबर बड़ा है? 3 लाइन के बराबर। तो इस तरीके का अगर कुछ इफेक्ट डालना होगा किसका इस्तेमाल करेंगे? ड्रॉप कैप का। तो अभी बस बंद कर देते हैं, लैब एक साथ सबका करने वाला हूँ मैं। और उसके बाद फिर क्या होगा? ड्रॉप कैप के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है? तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मुझे कवर करना चाहिए इंसर्ट में, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वेशन। क्या? इक्वेशन। अब जैसे कि अच्छा, जो 10 काम लिखे हैं ना, इसमें एक काम तो हमने लिखा ही नहीं। 10 के अलावा 11 शुभ अंक होता है। और क्वेश्चन पेपर बनाने का भी काम कहाँ कर सकते हैं हम लोग? MS वर्ड में कर सकते हैं। और क्या लिख रहे थे हम लोग? इक्वेशन। और इक्वेशन के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम लोग? सिंबल। अब दोनों के केस में क्या करना मुझे? उसको इंसर्ट करो और फिर उसकी फॉर्मेटिंग करो। तो कोई भी सिंबल है इक्वेशन मैथ के टर्म में समझ लो। और सिंबल अगर कुछ भी हम बना रहे हैं, कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी ऐसा सिंबल जो हम कीपैड से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको हम कहाँ से लेकर के आएंगे? सिंबल से लेकर के आएंगे। जैसे आपको कुछ नहीं बोला जाए कि ये जो स्टार्ट की है ना, यही आपको यहाँ पे लगाना है, लगा पाओगे? डायरेक्ट नहीं कीपैड में मिलेगा, तो कहाँ से लेकर के आएंगे? सिंबल से ला सकते हैं। मतलब हर एक वो सिंबल जो डायरेक्ट हम, या लेटर जो हम डायरेक्ट कीपैड से टाइप नहीं कर सकते, उसको हम किससे लाएंगे? उसे हम सिंबल से ला सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई इंसर्ट की। अब इंसर्ट की कहानी जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद शुरू होगा पेज लेआउट। क्या? पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के लिए हम चाहते हैं, अब यहाँ नहीं लिखे, 1-2 लाइन के लिए क्या इस पेज को यूज़ किया जाए, तो यहाँ रह करके क्या कर सकते हैं हम? कंट्रोल एंटर। तो क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक। फिर मैंने इसको हटाया और क्या लिख दिया? पेज लेआउट। क्या लिखा? पेज लेआउट। और पेज लेआउट में पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए अपना? तो पेज लेआउट का फर्स्ट ऑप्शन है तो थीम्स, लेकिन ये सबसे फालतू ऑप्शन है जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों फालतू मैं बोल रहा हूँ? अब इसमें पहले से बना हुआ कुछ बैकग्राउंड कलर होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, कोई ज़रूरी है कि पसंद है हमें? नहीं। हम क्या चाहेंगे? अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ करें कि पहले से जो बना हुआ है वो। तो हम लोग जैसे मान लो कहीं चाय पीने गया, पहले से बना हुआ, तो क्या बोलते हैं? बना करके। क्यों? पता नहीं कैसे क्या होता। तो हमें कस्टमाइज किया हुआ चाहिए हमारे हिसाब से, राइट? तो इसलिए ये कस्टमाइजेशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ सीधी सी बात है, बना बनाया, इस पर क्लिक करेंगे वैसा ही स्टाइल कर देगा पेज पर। इसलिए इसको हम लोग लेस इफेक्टिव मान करके सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग अब खुद से ये तय करेंगे कि पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फॉरग्राउंड कैसा होना चाहिए एंड ऑल।
इसमें जो काम का ऑप्शन है एक एक करके देखें। पहला ऑप्शन है पेज सेटअप। क्या है? पहला ऑप्शन है आपका पेज सेटअप। अब नाम से ही क्लियर है कि पेज सेटअप से क्या होगा, समझ लो। तो पेज सेटअप से मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पेज का क्या हो सकता है? साइज। पेज का क्या हो सकता है? पेज का क्या क्या हो सकता है समझ लिया जाए तो पेज का आप साइज पहले तय करोगे। अब पेज का साइज A4 होगा, A3 होगा, A5 होगा, क्या होगा वो देख लो। या फिर कोई कस्टम साइज होगा, जैसे कि आप लोग के केस में जो हमने एडमिशन फॉर्म आप लोगों को बनाने के लिए दिया था वो क्या था? कस्टम था ना, तो A4 था ना A3 था आपका। तो साइज अगर हम पेज का चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? साइज समझ रहे हो ना, मतलब हाइट और विड्थ। पेज का हम क्या सेट करना चाह रहे हैं? हाइट और विड्थ। तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? पेज साइज के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू? पेज साइज के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद साइज के बाद फिर क्या है? तो साइज के बाद है आपका मार्जिन। क्या है? मार्जिन। आप पेज मार्जिन का मतलब समझते हो क्या? तुम ही बताओ, समझते हो कि नहीं? नहीं, मार्जिन का मतलब होता है स्पेस छोड़ना, है ना। अब जैसे देखो, लेफ्ट से यहाँ से लिखना शुरू हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट से इतना मार्जिन रखा गया। अच्छा, टॉप में यहाँ से इस एरिया पे नहीं लिखा जा रहा है, पेज तो यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन लिखा कहाँ से जा रहा है? यहाँ से। तो ये क्या है? टॉप मार्जिन। अच्छा देखो, राइट में हम कहाँ तक जा पा रहे हैं? यहाँ तक। तो राइट से ये क्या है? मार्जिन। तो पेज में जो चौथाई छोड़ा जाता है, जो स्पेस या जो गैप छोड़ा जाता है, वो क्या है? मार्जिन। अब मार्जिन कितना हो गया? 4 है। 4 है क्योंकि 4 ही तो अलग अलग बन रहा है पार्ट। एक टॉप का साइड, एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक बॉटम का। तो एक पेज का 4 साइड होगा तो मार्जिन भी कितना होगा? 4 होगा। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। ये तो बस सिंपल सा जवाब था। मार्जिन क्या होता है? तो टॉप, बॉटम या लेफ्ट या राइट से जो स्पेसिंग रखा जाता है, जो ब्लैंक स्पेस रखा जाता है कंटेंट और पेज के बीच, वो क्या है? मार्जिन कहलाता है। मार्जिन कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि 4 ही साइड होगा पेज का, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो 4 तरह का मार्जिन। अब यहाँ से देख सकते हो इस मार्जिन कितना होगा? नैरो रखना है, नॉर्मल रखना है, मॉडरेट रखना है, वाइड रखना है, या फिर हम कस्टम लेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग किसके तरफ जाते हैं? कस्टम। तो मार्जिन के बाद फिर क्या होगा? बोलो बोलो, देखो तो क्या लिखा हुआ है? ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी वॉपी रखी हो कोई? लाओ। इसका ओरिएंटेशन में निकालो कॉपी। ये तो हमें लगता है कि हाइट और विड्थ, हाँ ये सही है। अभी अगर देखें तो ये इसका हाइट ज़्यादा है कि विड्थ ज़्यादा है? हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो इसको क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम? जिसका हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है, इसे बोलेंगे लैंडस्केप। तो खास तौर से मान लो कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, कोई अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो अटेंडेंस रिपोर्ट को किस में रखेंगे हम? लैंडस्केप पे रखेंगे। किसी का सैलरी स्लिप प्रिंट कर रहे हैं तो किस में रखेंगे? लैंडस्केप में रखेंगे। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जिसका विड्थ हमें ज़्यादा चाहिए उसको हम लैंडस्केप में रखेंगे। अगर हम कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो मोस्टली सर्टिफिकेट चौड़ा ज़्यादा, लंबा कम रहता है, तो हम क्या रखेंगे? हाँ। लेकिन अगर हम अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो किस में रखेंगे? पोर्ट्रेट में रखेंगे। कोई बुक बना रहे हैं, किस में रखेंगे? पोर्ट्रेट में रखेंगे। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझ में आया? हाँ। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप क्या है? ओरिएंटेशन है पेज का। क्या है? ओरिएंटेशन है पेज का। कुछ लिख भी रही थी क्या बीच में? नहीं ना। तो ओरिएंटेशन के बाद फिर क्या बचा? क्या बचा? साइज तो हो ही गया, मार्जिन भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया। अब क्या बचा? कॉलम। अच्छा, एक कॉलम जानते हो, जैसे न्यूज़ पेपर वगैरह में देखे होंगे कि एक ही पेज में अलग अलग कॉलम्स में बांट करके सारा कंटेंट लिखा हुआ रहता है। तो क्या वैसा कुछ लिखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप? कॉलम का। अगर आपको थोड़ा सा मैं डेमो दिखाना चाहूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं, हमने इतने ही टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉलम पे गए और यहाँ 2 कॉलम ले लिया। आप कितने कॉलम में इसको बांट के दिखा रहे हैं?
अब समझ में आया कुछ? वापस ठीक कर लेते हैं, वो दूसरे किसी पैराग्राफ पे अप्लाई किया जाएगा, राइट? तो मल्टीपल कॉलम में बांटा जा सकता है। ओके, अब पेज सेटअप में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है? जल्दी गेस करो, क्या है? ब्रेक। ये लोग मैक्सिमम लोग इसको स्किप कर देते हैं, ये कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत काम का है। ये अकेला कुछ नहीं करता है, लेकिन ये वो कुछ ऐसा कर देता है कि दूसरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने शुरू में बताया था ना, कितने लोगों को याद है बताओ कि हम चाहते हैं कि अलग अलग पेज का हेडर फुटर अलग अलग हो, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इस सेक्शन ब्रेक के थ्रू। किसके थ्रू? सेक्शन ब्रेक के थ्रू। अगर हम चाहते हैं कि अगर 4 पेज है हमारे डॉक्यूमेंट में, हर पेज का बॉर्डर अलग अलग हो। जनरली सारे पेज का बॉर्डर क्या रहता है? सारे पेज का बॉर्डर सेम रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर पेज का बॉर्डर अलग अलग हो। ये नॉर्मल यूज़र नहीं कर पाएगा जो MS वर्ड पे काम कर रहा है। हाँ, जो एडवांस यूज़ सीखा है वो कर लेगा, क्योंकि उसके लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा? सेक्शन ब्रेक करना होगा, तभी अलग अलग पेज का अलग अलग बॉर्डर रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाओगे। ये भी याद रखो। तो ब्रेक के बाद फिर क्या है? लाइन नंबर। क्या है? लाइन नंबर। ये भी काम का ऑप्शन है। लाइन नंबर का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने लाइन मल्टीपल यहाँ पे लाइंस लिखे, अब अचानक से मैं पूछूं कि बताओ कि इसमें कितना पॉइंट है, तो आप बता पाओगे? नहीं। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पे लिख कर के आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ये लाइन नंबर देख करके नहीं बता सकते काउंटिंग? इजी ना? हाँ, तो बहुत सारे ये सब हम लोग मैजिकल चीज़ों को करने वाले हैं अभी। पहले सबका नाम सुन लेते हैं, काम तो सबका देखेंगे एक एक करके। तो लाइन नंबर के बाद फिर क्या है? हाइफनेशन। ये बड़ा काम का नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। ऐसे हाइफनेशन का मतलब समझते ही होगे। कितने लोग समझते हो बताओ? हाइफन क्या होता है? अब जैसे मान लो कोई एक हम वर्ड लिख रहे हैं और वहाँ पेज हमारा ख़त्म हो गया, पेज हमारा। अब जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग। अब देखो प्रोग्रामिंग हम लिख रहे थे, यहाँ तक सही था। जी लगाने की वजह से पूरा का पूरा नीचे आ जा रहा है। समझ आ रही बात? तो हम चाहते हैं कि N तक ऊपर रहे और जी नीचे आ जाए। N तक ऊपर रहे और जी नीचे आ जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। किसका यूज़ करके? हाइफनेशन का यूज़ करके। अगर मान लो मैंने यहाँ से क्या करा, ऑटोमेटिक कर दिया। अब जैसे ही ऑटोमेटिक कर दिया, कुछ फ़ायदा समझ में आया? जहाँ तक कैरेक्टर ऊपर एडजस्ट हो सकता था ऊपर कर दिया, बाकी को नीचे कर दिया। तो हाइफनेशन का ये फ़ायदा है। चलो, तो पेज सेटअप की कहानी में इतने सारे ऑप्शन हैं जो हमें यूज़ करना आना चाहिए, चाहे वो साइज़ हो, चाहे मार्जिन हो, चाहे ओरिएंटेशन हो, चाहे कॉलम हो। अब इसके बाद फिर क्या है? पेज बैकग्राउंड। क्या है? पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बैकग्राउंड किसे कहते हैं? पेज का जो बैक पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड बोलेंगे। अब पेज के बैकग्राउंड में हम क्या लगा सकते हैं? वाटरमार्क। जैसे वाटरमार्क में जनरली हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? कंपनी का लोगो नहीं, कंपनी का नाम, ये सब हम किस में अप्लाई करते हैं? वाटरमार्क में। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? वाटरमार्क। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? पेज कलर। तीसरा क्या होगा? पेज बॉर्डर। क्या? पेज में बॉर्डर लगाना, या पेज का कलर चेंज करना, या पेज में वाटरमार्क इफेक्ट डालना। ये काम होता है पेज बैकग्राउंड के जरिए। किसके जरिए? पेज बैकग्राउंड के जरिए। अब ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ, इसमें बेसिकली स्पेस को मैनेज करने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? स्पेस को मैनेज करने के लिए होता है, चाहे वो इंडेंटेशन हो या स्पेसिंग हो, दोनों। अब दोनों में अंतर बस इतना ही है कि इंडेंट का यूज़ किया जाता है लेफ़्ट या राइट से स्पेस को मैनेज करने के लिए, और स्पेसिंग का यूज़ होता है टॉप और बॉटम से स्पेस को मैनेज करने के लिए। अगर कोई एक पैराग्राफ है, उसमें लेफ़्ट से अलग स्पेस रखना है, राइट से अलग स्पेस रखना है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडेंटेशन का, ये लेफ़्ट एंड राइट का। और अगर टॉप और बॉटम से अलग अलग स्पेस रखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो नेक्स्ट है तुम्हारा
पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ दो ऑप्शन देखने वाले हैं, इंडेंट और दूसरा क्या देखने वाले हैं, स्पेसिंग। और रही बात बाकी ऑप्शंस का, तो ये जो बाकी का ऑप्शन है ऑलरेडी हम लोग कहाँ देखते हैं, जब कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं वहाँ देख लेते हैं। मतलब जब पिक्चर हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पोजीशन के लिए, रैप के लिए, या फिर उसको अलग अलग ऑर्डर में सेंड और करने के लिए, बैक में भेजने के लिए, फ्रंट में लाने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ इसको लिखें या ना लिखें, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद ये नई लड़की है, नहीं समझ पा रही होगी। मान लो कोई हम एक शेप ही ले लेते हैं, सपोज़ हमने एक शेप ड्रॉ किया है। अब जैसे ही हम शेप ड्रॉ किए तो देखो यहाँ डायरेक्ट वो सारा ऑप्शन आ रहा है, यही ऑप्शन है ना जो यहाँ भी दिख रहा है, ध्यान से देखना और बताना, यही सारा ऑप्शन है। तो इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी करना चाहें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, रैप टेक्स्ट, ये तो करना ही होगा आपको। रैप टेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो क्या, वो है आपका ऑर्डर। क्या है वो, भले ही वहाँ लिखा हुआ है, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर में आप इसको या तो पीछे भेज सकते हो किसी एलिमेंट को, या फिर आगे ला सकते हो, है ना। अब जैसे आदित्य वहाँ बैठा है, बोले कि तुम आगे आ जाओ, तो हमने क्या किया, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड टू बैक, या क्या कर सकते हैं हम, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। क्या, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ये काम हम लोग किस में सीखेंगे, ऑर्डर में। ये बड़ा काम का है। फिर इसके बाद अगर कुछ काम का ऑप्शन है तो दो और है, एक है रोटेट, क्या है, एक है रोटेट और दूसरा क्या है, ग्रुप। दूसरा क्या है, ग्रुप। ग्रुप क्या करता है, अलग अलग एलिमेंट को जोड़ने का काम करता है। रोटेट क्या करता है, अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग एंगल पे रोटेट करने का काम करता है। कौन, रोटेट ऑप्शन। शायद ये बात अगर शायद नहीं समझ में आया, मैं छोटा सा एक एग्जांपल से, हालांकि ये सारे चीज़ का तो एग्जांपल बताना ही अपने को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात। कौन सा शेप लिए थे तुम लोगों का अभी जो एडमिशन फॉर्म में था, वो आदित्य देख तो है, ये वाला था, ठीक है। मान लो ऐसा है। अब मुझे क्या चाहिए, ये नीचे चाहिए, ये जो राउंडेड कॉर्नर वाला पोर्शन है वो नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे हम, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। और समझ में आया कि कितनी जल्दी, कितने आसानी से इसके थ्रू काम हो गया। तो यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो ये एक एलिमेंट है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जोड़ना अलग अलग एलिमेंट को। तो अलग अलग एलिमेंट को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो पेज लेआउट तक की ये कहानी है। अब नेक्स्ट है रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस वाला पॉइंट लिखेंगे उससे पहले ये एक बार देख लो, फोटो खींच लो और सेल्फ असेसमेंट करके बताओ। जहाँ से बोलोगे मैं वहाँ से बताना शुरू करूँगा। ये हुआ कि ऑफिस में क्या क्या पढ़ना होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट लिखो। सेकंड चीज़, लिख तो पाए नहीं हो तो फोटो खींच लो। यहाँ से शुरू करो। हो गया यहाँ पर। हाँ हाँ, हमने कई बार बोला, अभी रिकॉर्डिंग में भी होगा इस चीज़ कोटेशन के बारे में। यहाँ तक हो गया। हो जाएगा। इंसर्ट का हो गया।
हो गया ये भी। पेज लेआउट का बस इतना ही तो है। अब इसमें करके देखो खुद, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम बताएंगे ऐसे। हाँ इंसर्ट का ना, चलो वीडियो को पहले सेव कर लिया जाए।